ऑफ डिवेंचर बहुत ही सिंपल है। जब भी हमने एक वाला इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर कर लिया है ना अपना, तो उसके बाद मोस्टली मतलब डिफरेंस होता है बिटवीन द कैपिटल और डिवेंचर्स में डिफरेंस है। वो ऑनर्स होते हैं और ये हैं लोन्स। जो डिवेंचर है वो एक टाइप का हमारा लोन डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन अगर हम फ्रॉम द पर्पस ऑफ एंट्रीज देखें ना, तो इनमें कोई खास अंतर नहीं होता। उसी तरीके से ये दो तरीके से इशू किए जाते हैं, लमसम भी और इन द इंस्टॉलमेंट्स भी। लमसम में होंगे तो एक साथ पैसा आ जाएगा, और अगर इंस्टॉलमेंट में तो वही एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट होता है, कॉल्स होती हैं। ठीक है। मेन बात है कि जैसे हम कैपिटल शेयर्स को फॉरफीट कर पाते हैं, और फॉर फीचर के सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, फॉर फीचर की एंट्रीज हमें करते हैं, लेकिन हम डिवेंचर्स को फॉरफीट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो जो अकाउंटिंग पर्पज से हमारा जो फॉर फीचर वाला पोर्शन है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा एक और चीज थी कि जैसे शेयर्स में आप ओवर सब्सक्रिप्शन करते हो, लेकिन कभी भी डिवेंचर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता। तो वो भी यहाँ पर चक्कर कुछ भी नहीं है। सिंपल एंट्रीज आपकी होंगी, किस तरीके से करोगे वो करोगे। अब देखो, सबसे पहला है हमारा मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का मतलब है इट इज अ लोन डॉक्यूमेंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझो ना, तो ये है कि देखो, आप किसी से सपोज या कोई आपसे 5 लाख रुपीज उधार ले रहा है, तो 5 लाख रुपीज आप यूं ही तो नहीं दे दोगे। पहली बात तो आप उससे बोलोगे कि भाई अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज पर रखो, तो उसको हम कहते हैं चार्ज। कि आपने कह दिया कि उसके पास एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के पेपर्स आपने अपने पास रख लिए, मींस कि यू हैव चार्ज ओवर द बिल्डिंग ऑफ दैट पर्सन। तो इसी तरीके से जब कंपनी डिवेंचर होल्डर्स से कोई लोन लेती है, कोई भी अमाउंट, डिवेंचर्स होल्डर का मतलब है कि एक उससे जब भी डिवेंचर्स देती है और उससे लोन लेती है, तो अपनी उन पर चार्ज देती है। दूसरा क्या होगा कि आप जब भी किसी पर्सन को कोई लोन देते हो, तो आप उनसे एक पेपर मांगते हो। वो पेपर पे ये लिखा होता है कि आप इस पर्सन से कितना लोन ले रहे हो। उसके बाद इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, कि इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो किस रेट से दिया जाएगा, वो हाफ ईयरली होगा या एनुअली होगा, आप उनके अमाउंट को कितने टाइम के बाद वापस करोगे। तो ये सारी चीजें, और एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग ऑफ लोन, आप उनको क्या ये भी एक ऐसा कोई अथॉरिटी दोगे कि उनका वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सके, कोई राइट्स होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जिस पेपर पे लिखी जाती है ना, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर। तो डिवेंचर इज ए टाइप ऑफ लोन डॉक्यूमेंट। जब भी कंपनी पब्लिक से कोई लोन, कोई भी पैसा उधार लेती है और उसको ये सारी शर्तें लिख कर देती है, और उस लिखकर को जो पेपर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर। उस पेपर को या उस लोन डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? डिवेंचर। ठीक है। तो वो एक तरीके से उन पर्सन के पास, जिन पर्सन को डिवेंचर हम देते हैं, वो एक तरीके से उनके पास एक रिटर्न प्रूफ भी हो जाता है कि कंपनी की ये शर्तें थी, इन्होंने अब इंटरेस्ट के लिए कहा था, अब इन्होंने हमें पैसे वापस करने के लिए कहा था, वापस करने पर इतना और एक्स्ट्रा मिलना था। वो सारी चीजें उस पेपर में लिखी होती है। तो डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब पेपर, और डॉक्यूमेंट है इश्यूड बाय द कंपनी। ये कंपनी इशू करती है, क्योंकि कंपनी देती है किन पर्सन को? डिवेंचर होल्डर को। मतलब कि जो डिवेंचर, जो इस पेपर को रखने वाले होते हैं, मतलब जो कंपनी को लोन देते हैं। एक्नोलॉजिंग ए डेप्ट, कि मतलब ये जो पेपर है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डिवेंचर है, जो ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है, एक रसीद होती है उस डेट्स की। इट हैज टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, नॉट ओनली रीपेमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, पेमेंट रेट, और सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। तो कंपनीज एक्ट 230 में, क्योंकि सेक्शन 2 में हमें सारी डेफिनेशन दी होती है, और उसका जो 30 पार्ट है उसमें इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है। तो उसमें बोल रहे हैं कि डिवेंचर में इंक्लूड करते हैं हम डिवेंचर्स को भी, स्टॉक को भी, बॉन्ड को भी, कोई भी पेपर जो भी कंपनी के ऊपर किसी लोन को एक्नॉलेज करे, दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी कॉल्ड एज डिवेंचर। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक पेपर होता है जिसपे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, जो भी कंपनी को लोन देता है उससे रिलेटेड। इसकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट होता है, हमेशा ये रिटन होगा, कोई वर्बल नहीं होगा। और सर्टिफिकेट होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट बाय द कंपनी।
इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि मोड किस तरीके से वापस किया जाएगा अमाउंट, या कितने पीरियड के बाद वापस किया जाएगा, इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल अमाउंट भी, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। इट इज, अब देखो जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, तो इट इज 9% डिवेंचर। 9% डिवेंचर का मतलब क्या है कि दीज डिवेंचर होल्ड्स द राइट टू गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, मतलब कि इन डिवेंचर्स पर आपको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। इट इज कंसिडर्ड एन एक्सटर्नल इक्विटी। देखो बेटा, दो तरह की इक्विटी होती है हमारी, इंटरनल तो जो शेयर होल्डर वाली होती है कि उनका अपना पैसा, और एक होती है एक्सटर्नल जो हम बाहर से पैसे लेकर लगाते हैं। वो एक्सटर्नल इक्विटी में आपका डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, या आपने कोई बैंक से लोन लिया वो भी एक्सटर्नली लिया, किसी रिलेटिव से लिया वो भी एक लोन है, किसी अदर कोई भी किसी प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन से लिया वो भी लोन है। तो उन्हीं की तरीके से जो हम पब्लिक से डिवेंचर लेते हैं, मतलब पब्लिक से लोन लेते हैं, वो भी हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल इक्विटी। और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है कि जनरली जो भी डिवेंचर इशू किए जाते हैं ना, वो मोर देन 1 ईयर के लिए इशू किए जाते हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसा डेट्स जो कि मोर देन 1 ईयर में आपको पेमेंट करना है, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसको जो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो लाइबिलिटी साइड पे जो हमारा ये वाला पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम कहते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, उसमें आपके 4 हेड्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट आपका होता है शेयर होल्डर्स फंड का, दूसरा आपका होता है कि शेयर वारंट मनी का, तीसरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एंड फोर्थ इज करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म एंड करंट, या नॉन करंट एंड करंट। तो ये जो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, थर्ड वाला जो हेड है उसमें सब हेड हम बनाते हैं डिवेंचर्स का, उसके अंदर इसको शो किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज अगेंस्ट का प्रॉफिट, कि डिवेंचर का जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो हमें पे करना ही करना है, वेदर कंपनी इज रनिंग अर्निंग प्रॉफिट्स और नॉट। ठीक है, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे करना ही करना है, आपको पर्सन्स की सैलरी देनी ही देनी है, चाहे कंपनी काम करे ना करे, प्रॉफिट हो ना हो। इसी तरीके से जब आप डिवेंचर देखो, डिविडेंड जब आता है ना, जब हम इक्विटी शेयर होल्डर पर डिविडेंड की बात करते हैं, उनको प्रॉफिट देने की बात करते हैं, तो वो तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, तभी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको डिवेंचर्स का इंटरेस्ट, क्योंकि डिवेंचर एक सिंपल लोन है, उसका इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, चाहे कंपनी अर्निंग कर रही हो या नहीं कर रही हो। सो इट इज नॉट अ एप्रोप्रिएशन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये आपको देना ही देना पड़ेगा। एक हमारी एक फिफ्थ पॉइंट रह गया, इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑफ द कंपनी, चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप कोई डिवेंचर इशू करते हो, कोई भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है, तो जो डिवेंचर होल्डर होते हैं ना, उनको उनकी एसेट्स पर चार्ज रिसीव हो जाता है। चार्ज रिसीव होने का मतलब है कि उनकी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो उन डिवेंचर होल्डर्स के पास मॉर्गेज रख दी जाती हैं। कि इसका मतलब कि अगर कंपनी को लॉस होता है, कंपनी क्लोज होती है और कंपनी उनको पैसा नहीं पे कर पाती डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि वो उनके एसेट्स को लें, उन्हें मार्केट में सेल करें और उससे अपना पैसा ले लें, और जितना भी बाकी बचा है अगर, तो उसे कंपनी को वापस कर दें। तो इट इज कॉल्ड चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब कि डिवेंचर इशू होते ही कंपनी की जो एसेट्स हैं उन पर डिवेंचर होल्डर्स का क्या आ जाता है, चार्ज गेट कर लेते हैं। वो मॉर्गेज एक तरीके से, यूज तो उनको कंपनी करती है लेकिन उनको मॉर्गेज मिल जाता है ओवर द कंपनी। यस, अभी जो हमारी कंपनी एक्ट की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग डिवेंचर हो, चाहे उनको नाम दे दिया हो बॉन्ड या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट, ऑल आर इंक्लूडेड इन द डिवेंचर होल्डर। बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड में ना जैसे डिवेंचर्स में आपका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होता है, लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स में आपके ऊपर जीरो कूपन बॉन्ड्स, मतलब उनमें ना एक हमारी रेट मेंशन नहीं होती, वो इतने ज्यादा डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। जैसे 100 रुपीज फेस वैल्यू का कोई डिस्काउंट कोई बॉन्ड है और वो आपको सिर्फ 40 या 50 रुपए में इशू कर दिया जाता है, और लास्ट में जब रिडेम्पशन होने का टाइम आता है तो आपको उसकी फेस वैल्यू मतलब 100 रुपीज मिल जाते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स होते हैं, या फिर डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स,
कि इनको इतने ज्यादा डिस्काउंट पर इशू किया जाता है कि इनका ये जो रिकवरी होती है ना इंटरेस्ट मिलने वाली, वो उनको इतना कम प्राइस लिया जाता है कि वो उसको रिकवर कर लेती है। तो वो बॉन्ड्स में अंतर यही होता है, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में, है वो भी लोन और ये भी लोन, कि इनमें हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होती। इसके अलावा भी डेब्ट को एक्नॉलेज करने वाला कोई भी अदर डॉक्यूमेंट होगा तो दैट इज कॉल्ड डिवेंचर। ठीक है, मतलब कि कंपनी ने लोन लिया है और कंपनी इतने टाइम के बाद इस लोन को वापस करेगी और तब तक के लिए इस पर इतने % से इंटरेस्ट देगी। अब हमारा नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द डिवेंचर्स एंड द शेयर्स। तो सिंपली बात यह है ऑनरशिप, जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो ओनर्स नहीं है, उनको उनके मैनेजमेंट में या किसी भी तरीके से कोई भी राइट्स नहीं है कोई भी डिसीजंस लेने के। दीज आर जस्ट लैंडर्स, कि ये सिर्फ क्या है, लोन दे रहे हैं, लोन देने वाले पर्सन हैं। रिटर्न, डिवेंचर होल्डर्स गेट्स इंटरेस्ट एंड शेयर होल्डर गेट डिविडेंड। इनको प्रॉफिट में से शेयर मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है। रीपेमेंट, इनको नॉर्मली जब कंपनी क्लोज होती है तभी रीपेमेंट होती है, और यहाँ पर रीपेमेंट, डिवेंचर्स की जो रीपेमेंट है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड जो कि मेंशन होता है उनके डॉक्यूमेंट में, डिवेंचर में, उतने टाइम पीरियड के बाद आपको वो उसका पैसा, अपना पैसा रीपेमेंट हो जाता है। तो लेकिन एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि दो तरह के शेयर्स होते हैं हमारे, इक्विटी शेयर होल्डर और एक प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। तो जो इक्विटी है उनको तो लाइफ टाइम में आप पे नहीं कर सकते, लेकिन एज पर द कंपनीज एक्ट अब कोई भी इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स जो है ना वो हमारे 15 ईयर्स से ज्यादा के लिए आप इशू नहीं कर सकते। मतलब कि आपको इस तरीके के प्रीफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे जिनको कि 15 ईयर्स के अंदर अंदर आप उन्हें रिडीम करोगे ही करोगे। ठीक है, उससे कम हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसे प्रीफरेंस शेयर इशू नहीं कर पाओगे जिनको कि आप 15 ईयर्स के अंदर आप रिडीम नहीं कर रहे हो। इशू एट डिस्काउंट, शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। सिर्फ एक केस होता है स्वैट इक्विटी, जो कि एम्प्लॉयज को इशू किया जाता है, केवल उसके अलावा एम्प्लॉयज को हम केवल डिस्काउंट पर दे सकते हैं, अदरवाइज आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। डिवेंचर्स को आप इजीली डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। सिक्योरिटी, शेयर्स के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती शेयर होल्डर्स को, जो भी एंड में बचता है वो उन्हीं का होता है। लेकिन डिवेंचर्स को वो एक मॉर्गेज मिल जाता है, चार्ज मिल जाता है ओवर द एसेट्स, कि अगर कोई लॉस होता है तो सबसे पहले उनको राइट होते हैं कि कंपनी के एसेट्स को सेल करके अपना पैसा ले लें। कन्वर्टेबिलिटी, डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड, ऐसी भी शर्त हो सकती है कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन इन शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द शेयर्स। तो ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी हमारे होते हैं। एंड शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं तो उनको आप किसी और में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वोटिंग राइट्स, इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है। जबकि शेयर होल्डर्स को वोटिंग, कोई भी जैसे रिजोल्यूशंस जो पास करने होते हैं जनरल मीटिंग में, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं तो उनके लिए इनको वोट देने का राइट्स होते हैं। रिस्क है, इनका बहुत रिस्क कम होता है क्योंकि इनको तो चाहे प्रॉफिट हो ना हो कंपनी, इनको अपना इंटरेस्ट मिल ही जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट हुए ना हुए तो ये सारा रिस्क जो होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। प्रायोरिटी एज टू रीपे, अब प्रायोरिटी मतलब किसको पहले, डेफिनेटली जो डिवेंचर्स हैं या लोन है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो होती है उसको पहले पेमेंट मिलती है इन कंपैरिजन टू द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स को बाद में पेमेंट मिलती है। बेटा आई थिंक ये क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है इनमें? यस बेटा, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन द शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर। तो ये आप जब हमने ये शेयर्स और डिवेंचर्स में पढ़ लिया है ना, तो सेम आप ये कर लोगे, इसको पढ़ लेना, ये चारों पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे तो दोबारा कर लेंगे। फिर है टाइप्स ऑफ डिवेंचर, उसके देखिए मे बी इशू डिफरेंट काइंड ऑफ डिवेंचर्स। सिक्योरिटी पॉइंट से होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये जो अनसिक्योर्ड है ना, दीज आर जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, मतलब थियोरेटिकल पर्पस से हैं, अदरवाइज जितने भी हमारे डिवेंचर्स होते हैं दे आर ऑल सिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड का मतलब कि इशू होते ही उनको कंपनी की एसेट्स पर
एक चार्ज रिसीव हो जाता है, वो सिक्योर्ड होते हैं कि सबसे पहले अगर कंपनी पैसा नहीं पे कर पाती है तो उनको क्या कर लेते हैं, अपने उनकी शेयर्स, उनकी जितनी भी एसेट्स होती है उनको सेल करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इसको बोलते हैं चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अनसिक्योर्ड डिवेंचर पढ़ने के लिए हम उनको कह सकते हैं जिनको की कंपनी की एसेट्स पर कोई चार्ज रिसीव नहीं है। चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या होता है, दैट इज क्रिएटेड ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। सपोज प्लांट एंड मशीनरी, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग या फिर फर्नीचर, इन पर जो चार्ज, अगर इनको आपने मॉर्गेज रखा है, इनको आपको सेल करने के राइट्स मिले हैं तो आपको बोलेंगे फिक्स्ड चार्ज। लेकिन कुछ असेट्स मीन्स फ्लोटिंग चार्ज इज दैट चार्ज दैट इज क्रिएटेड ऑन द फ्लोटिंग एसेट्स। कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि सेम नहीं रहती, लाइक कैश है, वो कम ज्यादा होता रहता है बिजनेस में, या फिर स्टॉक है, वो जब बनता है तो बहुत सारा होता है लेकिन जब सेल हो जाता है तो वो कम, मतलब वो कम ज्यादा हो सकता है। इसी तरीके से डेटर्स होते हैं, तो दीज एसेट्स आर फ्लोटिंग। तो जब इन पर कोई चार्ज क्रिएट होता है तो दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। ए चार्ज इज ए फ्लोटिंग चार्ज when no specific assets but all the asset except those charged by way of the fixed charge। fixed charge तो fixed assets पर क्रिएट होता है, और फ्लोटिंग चार्ज होता है जो कि फ्लोटिंग एसेट्स पर, मतलब जो कम ज्यादा होने वाली एसेट्स हैं उन पर जो क्रिएट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। तो ये हो गया हमारा सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक होते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल जिनको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप रिडीम कर दोगे, जिनका पैसा, रिडीम करने का मतलब है रीपेमेंट, जिनका पैसा आप वापस कर दोगे। और इरिडीमेबल जिनको कि आप इन द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी आप उन्हें पे नहीं करोगे और केवल उनको तभी अमाउंट को वापस किया जाएगा जब कंपनी हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड इरिडीमेबल डिवेंचर, मतलब कि जिनको आप रिडीम या रीपे नहीं करोगे। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक होते हैं रजिस्टर्ड और दूसरे होते हैं बियरर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो होते हैं जिनको की रजिस्टर्ड किया जाता है, मतलब एक रजिस्टर में लिखा जाता है, दे आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर। तो अगर इनमें ये ऐसे होते हैं जिन पर, जिसके पास हैं, जो जिन्होंने इनको होल्ड किया हुआ है इन डिवेंचर्स को, उनका नाम, एड्रेस, सारी एंट्री होती है। अगर आप किसी को ये डिवेंचर्स ट्रांसफर करते हो तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में भी आरओसी के पास जाकर, मींस एक तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में और दूसरे आरओसी के रिकॉर्ड्स में हमें उनको चेंज कराना पड़ता है। तो बिकॉज दे आर द रजिस्टर्ड डिवेंचर, तो सबसे पहले हम आरओसी तक नहीं पहुंचते, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तक नहीं पहुंचते, हम केवल कंपनी का तक पहुंचते हैं। तो कंपनी जब भी कोई पर्सन इन रजिस्टर्ड डिवेंचर जिसके पास हैं, अगर वो उनको ट्रांसफर करता है किसी दूसरे पर्सन को, तो उसको उसकी रजिस्ट्री कंपनी के पास जाकर चेंज करानी पड़ेगी, ट्रांसफर डीड बनाकर उसे करना पड़ेगा। लेकिन बियरर डिवेंचर कौन से होते हैं कि जिन पर किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा होता, जो भी उन्हें बियर करेगा, मतलब जिसके पास भी, जिसके हैंड में भी वो होंगे, वही पर्सन उनका ऑनर बन जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ डिवेंचर्स आर कॉल्ड बियरर डिवेंचर्स। Bearer debentures are the debentures that are not registered in the records of the company in the name of the holder, मतलब कि कोई भी होल्डर का नाम नहीं है। These debentures are transferable just by delivery, कि आप एक पर्सन के हाथ में है, अगर उस पर्सन को सेल करने हैं, दूसरे पर्सन को देने हैं, तो जस्ट आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए और वो शेयर्स, वो डिवेंचर्स क्या हो जाएंगे, उसके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दीज टाइप ऑफ डिवेंचर्स आर कॉल्ड बियरर डिवेंचर। उसके लिए जो ट्रांसफर करने के लिए आपको बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज को करना पड़ता है, कोई भी ना तो किसी तरीके कोई ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है, जस्ट आप उन्हें हैंड ओवर करने से ही उनको ट्रांसफर कर सकते हो। तो दे आर कॉल्ड बियरर डिवेंचर्स। अगला है फ्रॉम द प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये हमारे होते हैं फर्स्ट डिवेंचर्स और एक सेकेंड डिवेंचर्स। इसका मतलब है कि जब पेमेंट की जाएगी तो जिनको पहले पे की जाएगी, रीपेमेंट जिनको पहले की जाएगी या जिनका इंटरेस्ट पहले पे किया जाएगा, दे आर कॉल्ड फर्स्ट डिवेंचर्स। और जिनकी पेमेंट फर्स्ट डिवेंचर्स के बाद की जाएगी, दे आर कॉल्ड सेकेंड डिवेंचर्स। तो ये एक प्रायोरिटी बना दी जाती है कि किसको पहले पे किया जाएगा और किसको बाद में पे किया जाएगा।
अगला देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। तो स्पेसिफिक कूपन रेट जिन पर होती है इनको हम सिंपली डिवेंचर कहते हैं। जैसे 10% डिवेंचर, तो ये जो 10% है ये इंटरेस्ट रेट दी हुई है। और दूसरे होते हैं जीरो कूपन रेट या फिर डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, कि ये ऐसे होते हैं जिन पर ऐसी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दी होती और इनको हम इंटरेस्ट भी नहीं देते, बट इनको इतना ज्यादा डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाता है कि जिससे कि वो अपने ऑटोमेटिकली उसको रिकवर कर लेता है, या फिर एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड या एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन उनको, जैसे 100 रुपीज फेस वैल्यू का कोई भी डिवेंचर है और उनको पहले से ही कह दिया जाता है कि आपको इसके 200, मतलब कि 100 प्लस करके जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो आपको डबल करके ये इतने टाइम के बाद दे दिए जाएंगे। उनको ऐसा नहीं है कि ईयरली या हाफ ईयरली कोई इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए इंटरेस्ट की कोई रेट भी उनमें मेंशन नहीं होती, इसीलिए इनको कहते हैं जीरो कूपन रेट डिस्काउंट डिवेंचर्स। ठीक है, इनको ये जो ये इंटरेस्ट अब नहीं तो आप कहोगे कि अगर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा तो वो लेगा कैसे, वो क्यों लेगा कि अपना अगर 100 रुपीज है, क्योंकि उनको जो रीपेमेंट होती है ना उसमें उसको एडजस्ट कर दिया जाता है कि 100 रुपीज का अगर आपने डिवेंचर खरीदा है तो आपको एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन 200 या जो भी उनकी कंडीशंस हो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी जाती है। अगला है फ्रॉम द कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर जिनको रिडेम्पशन के टाइम पर ये राइट्स होते हैं कि दे कैन बी कन्वर्टेड देयर डिवेंचर्स इनटू द शेयर्स, तो दे आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल जिनके साथ ऐसा कोई भी राइट अटैच नहीं होता, उनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, यू विल गेट योर ओनली योर मनी, उनको केवल आप पैसे ही ले सकते हो, उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो दे आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अगला है डिवेंचर ट्रस्ट डीड। देखो ये तो हमें पता चल ही गया कि जो डिवेंचर्स हैं दे आर ए टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ लोन जो कि डिवेंचर होल्डर देते हैं टू द कंपनी। ठीक है, तो उनके राइट्स को कोई भी हार्म ना पहुंचे, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि कंपनी और डिवेंचर होल्डर्स के बीच में हो, कि अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें वो मिडिल मैन का काम कर सके। इसके लिए एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है और एक ट्रस्टी बनाया जाता है। उसमें ट्रस्ट डीड में ये बताया जाता है कि कंपनी कौन कौन सी शर्तों को पूरा करेगी, किस किस तरीके से चलेगी, कब कितना इंटरेस्ट पे करेगी, कब उसका रिडेम्पशन करेगी, तो और उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड कराया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ए ट्रस्ट डीड। उसके लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है और जो कि टाइम टू टाइम ये देखता रहता है कि कंपनी ने जो बातें कही हैं उनको वो प्रॉपरली फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है फॉर द डिवेंचर होल्डर्स, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रस्ट डीड। डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, तो इसको हम डिस्क्लोज कैसे करेंगे। नॉर्मली जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म का मीन्स है कि वो फॉर मोर देन 1 ईयर इशू किए जाते हैं, तो इसलिए हम उन्हें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या नॉन करंट लाइबिलिटी, जो थर्ड वाला हेड होता है हमारा लाइबिलिटी साइड पे, उसमें हम शो करते हैं डिवेंचर्स को। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अब देखो जैसे आपने 5 ईयर्स के लिए कोई डिवेंचर इशू किए, ये डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं और उसको करते करते 4 ईयर्स हो चुके हैं, तो 4th ईयर के एंड में हम उन्हें एक अलग हेड बनाया जाता है कि वो है मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म, मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके अंदर में रखते हैं। पर पहले आप सिर्फ इतना समझिए कि इनिशियली हम अपने, अगर आपके डिवेंचर्स फॉर मोर देन 1 और लाइफ साइकिल जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा के लिए इशू किए गए हैं, तो उसको हम कहां पर लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में। चलिए बेटा यहीं तक कर लेते हैं, अब इसको जो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके।